अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। टुडे ही इज बैक। अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। सो हम यही कहते हैं दुआ ना है कि हाँ, बेसिकली दिस इज अ प्रेयर फॉर द बिलव्ड मदरलैंड। हाउ नाइस, एंड वी नीड दिस प्रेयर, वी ऑलवेज नीड दिस प्रेयर। एक्चुअली ये दुआ तो हमेशा ही चाहिए, और अब तो और भी ज़्यादा ज़रूर, बिकॉज हालात जो हैं ज़रा थोड़े से मुश्किल भी हैं, थोड़े से अनसर्टन भी हम कहेंगे। कौमी असम्बली जो है बस एक दिन की मेहमान रह गई है और हुकूमत के पास कल का दिन बचा है। मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? अब्दुल्ला, आप लाहौर गए हुए थे, कुछ कोई बैकग्राउंड, कोई न्यूज़ मेरी बात सुने, मैंने समझा कि आप अब तक तय कर चुकी होंगी लेकिन अभी तक आप वहीं अटकी हुई हैं। मैंने तो एक ही नाम प्रपोज किया था, वो अभी तक उस पर इत्तेफाक नहीं हुआ, जैसे कि मेरा अपना अभी तक ऐलान नहीं हुआ और सलाह मशवरे ज़रूर हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम का फैसला आज रात 10 बजे तक हो जाएगा। उसमें भी 10 बजाने हैं। आप ऐसे राना साहब की भी सीट ले सकती हैं, निगरान वज़ीर दाखिला वाली। I could, है ना? I could like take one of the posts and be very good at it. MQM ने गवर्नर सिंध कामरान तसोरी का नाम दे दिया है। पीपल्स पार्टी आज अपने 2 नाम देगी। अब तक सामने आए नामों में हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज का नाम गर्दिश कर रहा है। मुझे लग रहा है कि हफीज शेख साहब का नाम शायद फाइनल हो जाएगा। कल भी हम इसकी बात कर रहे थे। साथ ही आपको बताते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल कौमी असम्बली से खिताब में कुछ गैर मामूली बातें की हैं और अपने बड़ों से अंदाज़े सियासत को बदलने पर भी जोर दिया है, और जो कि एक्चुअली आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुने। क्या वापडा जो है वो वाटर का जो हमारा वफाकी वजीर है वो चलाएगा या सुप्रीम कोर्ट का किसी चीफ जस्टिस चलाएगा? हमने आखिरकार वो रूल्स ऑफ द गेम आपस में तय करना है कि सारे इदारे को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। और मेरा ख्याल में जो 15-16 महीना का मौका हमें मिला, इस मकसद में हम कामयाब नहीं हुए। मेरा एक स्टेटमेंट था जहां मैंने सदर जरदारी को और मियाँ नवाज शरीफ को अपील किया कि मियाँ साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। हमारा जो ऑपोजिशन है वो कोई सबक नहीं सीख रहे और उनका सियासत का अंदाज, सियासत का तरीकाकार आज भी वही है, या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। जनाब, अब नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन के फैसले के बाद अब इलेक्शन का 2023 का एक्चुअली होना इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा है। फ़िलहाल तो फौरी तौर पर 30 दिन या 90 दिन या 60 दिन वाली कहानी तो अब ख़त्म हो चुकी है। निगरान वज़ीर आज़म का मामला इसलिए और भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। ऑब्वियसली उनकी ड्यूरेशन एक्सटेंडेड होगी। निगरान वज़ीर आज़म जो भी होगा 7-8 माह कामयाबी से हुकूमत चला सके, उसके लिए ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी TV से इंटरव्यू में कहा कि इंतखाबात में 1-2 महीने से एक्चुअली ज़्यादा ताख़ीर हो सकती है, लेकिन तासुर यही है कि इलेक्शन में 2-3 माह से मामला आगे जाएगा। So due in November, but there's a possibility of delay not more than a couple of months, and couple of months could be like 4, 5, 6 months. नहीं तो इसीलिए तो फरवरी मार्च टाइप जो डेट्स आ रही हैं अगले साल की 2024 की, तो कपल ऑफ मंथ्स के बाद वो उतना ही हो जाता है ना सारा। अच्छा जी, दहशत गर्दों की हालिया कार्रवाइयों के बाद आने वाले इलेक्शन में दहशत गर्दी का खतरा भी जाहिर किया जा रहा है, ये हम आपको बता दें। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कल पेशावर में ग्रैंड जरगा बिल्कुल उससे खिताब किया और उन्होंने कहा कि उससे भी किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी, यानी नो निगोसिएशन एट ऑल। और अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। आर्मी चीफ ने अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए सवाल किया, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है? बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। आर्मी चीफ ने वाजे किया कि अफगान महाजरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। आर्मी चीफ के बयान ने दहशत गर्दों के खिलाफ रियासत की पॉलिसी तो साफ साफ बता दी है। इत्तेहादी हुकूमत तो बुध के बाद ख़त्म हो जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए ऐसा मौजू उम्मीदवार भी होना चाहिए जो मौशी महाज पे तो आपको पता ही है मामलात संभाले, लेकिन दहशत गर्दी और हमारे जो खारजी मामलात है इनको भी कंट्रोल कर सके। वैसे इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू एक्सपेक्ट so much from a person who is not elected, who would be appointed, और जिसकी जाहिर है जिसने आगे चलकर अवाम को आंसरेबल भी उस तरह से नहीं होना है, अकाउंटेबल भी उसको नहीं उस तरह से ठहराया जा सकता है। बट दिस इज़ द ट्रेजेडी ऑफ द सिस्टम।
हम सबको नज़र आ रहा था एन वक्त पे चल के मरदमशुमारी को एक्सेप्ट किया गया, फिर हल्का बंदियों का मामला, और जब शुरू में लोग कहते थे कि भाई इलेक्शन तो नहीं होते नज़र आ रहे इस साल में, तो ये हुकूमती नुमाइंदे ही थे तो कहते थे नहीं असेंबली वक्त पे तहलील होगी और नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, अब ये इलेक्शन होंगे कब होंगे? आपको पता ही है कौमी असेंबली एक दिन की मेहमान रह गई है, बहुत से सवाल बनते हैं। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं, इंटीरियर मिनिस्टर। राना साहब, सबसे पहले तो लेट अस नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, बस एक क्लियर कट सीधा सवाल आपसे, क्या साल 2023 जिसमें हम हैं इलेक्शन का साल है? जी बिल्कुल सीधा जवाब नहीं। जी अच्छा जी, चलिए राना साहब, हम महफूज रखेंगे आपका जवाब भी और अपना सवाल भी। अब इस सूरत हाल में जो निगरान हुकूमत बनने जा रही है उस पर बात कर लेते हैं। गैर मामूली अहमियत भी इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि इस कुर्सी पर आने वाला अब शायद 3 महीने से ज़्यादा बैठे। अगर आप कह भी रहे हैं तब भी हम आपसे यही कहेंगे कि शायद उसको 3 महीने से ज़्यादा बैठना पड़े। आपकी नज़र में हफीज़ शेख साहब भी आ रहे हैं, इसके अलावा कोई चॉइस है या उनसे बेहतर कोई चॉइस नहीं है? क्या नाम है जो आपकी तरफ से लॉक हुए हैं? नहीं, इसमें कोई गैर मामूली अहमियत इख्तियार करने वाली बात नहीं है। एक आइनी तकाजा है। आइन में एक जगह पे ये दर्ज है कि 2017 में जो सेंसस हुआ उसके ऊपर 2018 के इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन नहीं हो सकता। प्रोविजनली जो है वो उसको एक्सेप्ट किया गया था सिर्फ 1 टाइम। दूसरी तरफ आइन में ये दर्ज है कि जब सेंसस जो है वो नोटिफाई हो जाए तो उसके बाद इलेक्शन से पहले हल्का बंदी ज़रूरी है। तो केयर टेकर सेटअप जो है या केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इस आइनी तकाजे को पूरा करते हुए जो है वो हल्का बंदी करवाएगी, और उस हल्का बंदी में को तकरीबन 120 दिन जो है वो लगते हैं। तो यही जो है वो ज़्यादा टाइम हो सकता है, इसमें कोई कई माह वाली बात तो नहीं है। तो जैसे ही ये हल्का बंदी का अमल जो आइनी तकाजा है ये मुकम्मल होगा तो उसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। जहाँ तक शेख हफीज़ साहब वाला मामला है या दूसरे नाम जो हैं, देखिए ये सारे जो है वो बड़े रिस्पेक्टेड नाम हैं और इनके ऊपर डिस्कशन हो रही है। ये नाम जो है वो मीडिया में भी डिस्कस किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई नाम जो है वो लॉक नहीं हुआ। लॉक जो है वो अगर हुआ भी तो आज यानी शाम को या कल जो है वो ज़्यादा इम्कान है कि लॉक होगा। तो अभी किसी नाम पे भी ऐसी सूरत हाल नहीं है। राना साहब, ये तो 11th आवर भी नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल लिटरली 12th आवर ही हुआ कि अभी तक नाम जो है वो अभी लॉक नहीं हुआ। अच्छा, मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदी वाला मामला ना भी होता तो अमन अमान के जो हालात चल रहे हैं तो उनमें भी इलेक्शन बर वक्त मुश्किल ही लगते थे। अब तो आर्मी चीफ ने भी ऑब्वियसली ये कह दिया कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो क्या निगरान हुकूमत के दौर में हम एक बड़ा कोई ऑपरेशन देख सकते हैं? देखें, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ना करने की पॉलिसी जो है वो तो आज नहीं, इससे पहले की है। और दहशतगर्दों ने जो मुज़ाकरात की बात उनसे पिछले साल होती रही है, उससे पिछले साल भी, तो उसके कोई हौसला अफजा जो है वो नताइज जो है वो नहीं निकले। तो इसलिए जो अमन अमान की सूरत हाल है वो एक शूबे में तो यकीनन उसकी सूरत हाल जो है वो ऐसी है कि उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा तवज्जो देने की भी ज़रूरत है, और उसकी वजह से इलेक्शन के दौरान किसी हादसे की जो है वो तवक्को या एप्रीहेंशन जो है वो हो सकती है। एक हादसा जो है वो आज से कुछ 4-5 दिन पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ भी है, जो JUI के एक इंतखाबी या सियासी जलसे में जो है वो एक धमाका हुआ जिसका बहुत नुकसान हुआ। तो इसलिए ये चीज़ें तो जो है वो चलेंगी, लेकिन इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला इस वजह से जो है वो आगे नहीं जाएंगे या पोस्टपोन नहीं होंगे। और केयर टेकर गवर्नमेंट भी और हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो इसको मैनेज करेंगी कि बर वक्त जो है वो इलेक्शन भी हों और बाकी मामला भी जो है वो आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ें।
ये बताइएगा राना साहब, लास्टली कि आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान की हुकूमत को भी पैगाम दिया है कि एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। एक तरह से बता दिया कि मजीद मुदाखलत बर्दाश्त करने का अब हम में शायद उतनी इस्तिताअत नहीं रही है हम में। बड़ा अच्छा किया। सो आपके ख्याल में इतना ही सख्त पैगाम जाना चाहिए था, इस मौके पर ज़रूरी था ये मैसेज क्लियर कट देना? नहीं, आर्मी चीफ का बयान जो है ये कोई सख्त बयान नहीं है, ये बड़ा मुदल्लल और हालात के मुताबिक जो है वो बिल्कुल मुनासिब और सही जवाब है। पूरी कौम जो है वो इस जवाब के साथ खड़ी है और बिल्कुल किसी सूरत में भी जो है वो दहशत गर्दी या ये मुदाखलत जिस किस्म की हो रही है हमारे अमन व अमान में, हमारे एक हमसाया मुल्क की ईमा पे और एक हमसाया मुल्क से लोग जो है वो आके जो कर रहे हैं, तो ये किसी कीमत पे जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और दहशत गर्दी के अगेंस्ट ज़ीरो टॉलरेंस है। हमारी मसल्ह अफवाज और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, आपके इल्म में है कि वो आए रोज़ जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही हैं, सेक्रीफाइस भी दे रही हैं, शहादतें भी हमारे जवान और अफसर जो है वो कबूल कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में किसी सूरत में भी ये दहशत गर्दी जो है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह। थिंग्स नीडेड टू बी सेड, सो आई फॉर वन एम प्रीटी ओके कि आर्मी चीफ ने बड़े क्लियर कट टर्म्स में जो कहा है वो कह दिया है। बट राना साहब ये मुसिर हैं इस बात पे कि 2023 इलेक्शन का साल है। हाँ, कहीं वो बाद में ये ना कह दें कि इलेक्शन की तैयारी का साल है। मेरी तो मुराद ये थी। वैसे बाय द वे उन्होंने कहा था कि नहीं है। अच्छा, नहीं है? नहीं है। मुझे फिर बीच में से इतनी आवाज शोर आ रहा था कि मैंने नहीं सुना। He said नहीं है। I think he was being very honest actually. हाँ, then he is being honest, क्योंकि इब्तिदा में सब यही कहते थे कि भाई अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन अब तो पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अब बहुत सी चीज़ें मतलब इतनी सामने आ गई हैं that you just can't say लेकिन कि जी अभी अगर होने नहीं वाले है 2023 इंतखाबात का साल, तो फिर गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर जाएगा ना जो भी नया वजीर आजम या निगरान वजीर आजम आएगा। तो इस बात पे वो कह रहे थे कि भाई कोई गैर मामूली अहमियत नहीं इख्तियार करेगा, क्योंकि 30 दिन या 60 दिन का तो काम है नहीं। अगर चंद महीने का काम है तो सर्टनली देयर हैज टू बी अ पर्सन जो कि तमाम चैलेंजेस देख सके। और सबसे बड़ा चैलेंज तो माशी चैलेंज है हमारा। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि अभी तक नाम नहीं है कोई सामने। आपसे रात 10 बजे तक सब्र नहीं होता। नहीं ना, मतलब कि लिविंग ऑन दी एज जरूर आपने जिंदगी गुजारनी है, इस तरह पहले ही थोड़ा सा पता चल जाए। थोड़ा सा ये टीजर देते हैं, ये भी सीख गए हैं। वो 2-4 टीजर्स हो गए थे ना, उन्हीं में से शायद कोई हो या फिर इंतजार टाइप, घड़ियां खत्म होने वाली हैं टाइप होगा। सस्पेंस। ओके, ब्रेक ले रहे हैं। See you in a while. वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अच्छा, कहानी में कुछ ट्विस्ट्स हैं इधर जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहले ज़रा लेट अस ब्रिंग यू अप टू स्पीड। हम कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की बात कर रहे हैं। उस पर तशद्दुद की मुलजिमा और सिविल जज की अहलिया आखिरकार अदालती हुक्म पर गिरफ्तार हो गई हैं और तफसीली फैसले में अदालत ने करार दिया है कि रिजवाना की तिब्बी रिपोर्ट तशद्दुद करने के इल्ज़ाम को सपोर्ट करती है और मुकदमे में सोमिया आसिम उनका नाम है, उस पर लगी दफात नाकाबिले ज़मानत हैं। समाअत के बाद ज़मानत खारिज करते हुए जज ने कहा कि मुलजिमा को कमरा अदालत से बाहर ले जाएं और उनके लिए मुश्किल है, वो उनके कॉलीग की अहलिया है, लेकिन जहां इंसाफ की बात होगी तो उन्हें इंसाफ करना होगा। दूसरी तरफ JIT के सामने मुलजिमा ने रिजवाना पर तशद्दुद और घर पर मुलाजमा रखने से इनकार कर दिया। She said कि वो थी नहीं मेरी मुलाजमा। मतलब बड़ा ट्विस्ट इन द गिरफ्तारी के बाद मुलजिमा से तफ्तीश के लिए JIT में तौसी करके मजीद 3 अफसरान शामिल कर लिए गए हैं। JIT गिरफ्तार मुलजिमा से तफ्तीश के लिए टीम भी तश्कील दी गई है। उधर 13 दिन ICU में रहने के बाद रिजवाना की सेहत में बेहतरी आई है और इसे प्राइवेट कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिमा की गिरफ्तारी यकीनन अहम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंतकी अंजाम पर पहुंच गया है मामला। अमूमन ऐसे केसेस में देखा गया है कि वालिदैन सुलह कर लेते हैं। रियासत को यकीनी बनाना होगा कि एक तो इस केस में इंसाफ हो, और रिजवाना तो एक केस है अभी भी एज वी स्पीक। आप शायद आप ही के घर में या आपके किसी जानने वाले के घर में एक 8, 9, 10 साल की बच्ची जो है एक 1.5 साल के बच्चे को दूध पिला रही हो या संभाल रही हो या उसका डायपर चेंज कर रही हो। एवरीबडी हैज टू एडमिट कि हम सारे किसी ना किसी को जानते हैं जहाँ कोई ना कोई छोटी अंडर एज मुलाजमा जरूर होती है। इस बात की ये तौजी अब नहीं हो सकती है, ऑब्सलीट हो गया है ये लॉजिक कि हम तो इसको बेहतर लाइफस्टाइल दे रहे हैं
और हम तो अपने बड़े बच्चों के साफ सुथरे कपड़े जो हैं वो भी इसे पहना देते हैं, और यहाँ पे 2 वक्त का पेट भर के खाना भी खा लेती आपको होगी। एक बात बताएं, दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं वो इस किस्म के अंडर एज बच्चियों को काम पे रखना या बच्चों को, इसको मॉडर्न डे स्लेवरी कहते हैं। दिस कम्स अंडर स्लेवरी। तो ये सारी जो टर्म्स एम ही नहीं बने हुए, दे मीन समथिंग। इस पर्टिकुलर केस की ज़रा अपडेट लेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अरफा फिरोज़। अरफा, बताइए कि क्या आपको क्या लग रहा है कि ज़मानत आज होगी नहीं होगी, क्या होने वाला है? देखें, जो मुलज़मा हैं सौमिया आसिम, उनको आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट शाइस्ता खान कुंडी की अदालत में पेश किया जाएगा। कल जो है वो उनको गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया था क्योंकि उनकी जो ज़मानत है वो खारिज हो गई थी। और आज जो बाकायदा जो शामिल तफ्तीश वाला अमल होता है, पुलिस जो अपने इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू करती है वो आज से प्रॉपर्ली शुरू करेगी, क्योंकि आज वो जिस्मानी रिमांड लेगी। और देखें, मोस्ट लाइकली जो हमने गुज़श्ता भी देखे हैं केसेस, सियासी केसेस भी हमने देखे हैं, उसमें कुछ समाजी केसेस भी थे, ह्यूमन राइट्स के भी केसेस थे। तो कचहरी में जितने भी आते हैं उसमें अमूमन जो है वो 1-2 दिन का ही रिमांड शुरू में मिलता है। ऐसा बहुत ही हमने कम देखा है कि पहली जब रिमांड की इस्तदा की जाए पुलिस की जानिब से तो उनको केस से डिस्चार्ज कर दिया जाए। या तो आज रिमांड मिलेगा या फिर केस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ज़मानत के लिए अब जो सौमिया आसिम वो तब अप्लाई कर सकती हैं जब उनको जुडिशल पर जो है वो भेज दिया जाएगा। लेकिन आज पुलिस जो है वो 7 या 10 दिन का ही रिमांड की जो है वो इस्तदा करेगी। मोस्ट लाइकली उनको मिलेगा 2 या 3 दिन, हार्डली 2 से 3 दिन का मिलेगा। लेकिन ये जो मामला है वो अब थोड़ा सा हमें मज़ीद खुलता हुआ नज़र आ रहा है। पहले तो हम लोग जो है वो वन साइडेड स्टोरी एक सुन रहे थे कि तशद्दुद किया गया, बुरी तरह जो है वो मारा पीटा गया। लेकिन कल चूँकि ये जो मुलज़मा के वकला थे उन्होंने पहली बार अदालत में अपने दलाइल दिए जब वो ज़मानत को जो है वो डिफेंड कर रहे थे, और उन्होंने तो कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई कर दिया कि हमने तशद्दुद किया है। रिमांड का भी अरफा आप कह रहे थे कि मोस्ट लाइकली यस 1-2 दिन का रिमांड हो जाएगा। बिल्कुल 1-2 दिन का रिमांड हो जाएगा। लेकिन बात में जो बता रहा था कल की समाअत के हवाले से कि कुछ जो हमें थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट आते जो दिखाई दे रहा है इन नियर फ्यूचर, क्योंकि जो कैटेगोरिकली जो मुलज़मा के वकला हैं उन्होंने तो ये डिनाई किया कि हमने इन पर तशद्दुद किया ही नहीं है। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जो लड़की के वालिदैन हैं वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं हमें। उन्होंने जो है वो पैसों का भी कहा कि हमें जो वो पैसे दें। उन्होंने इवन ये भी जो है वो डिनाई कर दिया कि ये हमारे पास मुलज़मा थी, जबकि जो प्रोसिक्यूशन साइड थी उन्होंने ये कहा कि सिविल जज हैं, एक जाहिर सी बात है एक हाई रेटेड जो है वो सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको क्या ये नहीं पता था कि आप जो है वो एक बच्चे को अगर आप मुलाजिम रखते हो तो ये इटसेल्फ जो है वो वायलेशन है। लेकिन इस बात का भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग इसको बतौर मुलाजमा नहीं हमने रखा होता, इसकी कफालत थी, हम लोग इसको जो है वो पैसे देते थे, इसको प्रॉपर्ली हम लोग ट्रीट करते थे। उन्होंने एज अ सर्वेंट भी उसको जो है वो डिनाई कर दिया है। फिर लेकिन जो मेन चीज़ थी वो था वीडियोज़ का मामला। अब जो तजाद आ रहा है उसमें ये थोड़ा सा वीडियो और FIR का मामला है। FIR जो है वो 23 जुलाई की थी और उसमें जो तहरीर किया गया है उसमें ये लिखा गया था कि जो बच्ची के वालिदा हैं, वालिद हैं और जो उनके साथ में रिश्तेदार हैं, उन्होंने ख़ुद आकर घर से जो है वो बच्ची को बरामद किया। और जब बरामद किया तो बच्ची की हालत बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक थी, बहुत ज़्यादा जो है ज़ख्मी वो थी, और फिर वो लेकर गए। लेकिन जो वीडियोज़ हैं, जो मुलज़मा के वकला ने जो वीडियोज़ दिखाई हैं कमरा अदालत में, उसमें ये दिखाया गया है कि जो सौमिया आसिम हैं वो ख़ुद गाड़ी में लेकर जाती हैं, बस अड्डे पर जो है उस बच्ची को छोड़ती हैं और माँ को जो है वो हैंड ओवर करती हैं। अब ये थोड़ा सा तजाद है, इसको मज़ीद अब हमने तो वो वीडियो क्यों बनाई जा रही है? इस वक्त कोई ना कोई दिल में मतलब Who makes a video? अगर आपके घर कोई इस तरह से मुलाजमा हो जिसका कोई मामला ना हो, जिसको जो ठीक ठाक हालत में हो। दूसरी बात तो कफालत मतलब कि कोई रिश्तेदारी थी कि आप किसी बच्चे को घर में रख लें और कफालत करें, मतलब ये सारे सवाल हैं जो उठते हैं। तीसरी बात क्योंकि और पहले भी हमारी काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंट से बात हो चुकी है, महल्लेदारों ने आवाज़ें भी सुनी हैं इस घर से, जो एटलीस्ट जो जाए वक़ुआ जब ये रिपोर्ट हुआ था उस वक्त जो हमारे साथी जो हमें बताते थे। देखें, जो आपने वीडियोस की बात की है, ये वीडियोस CCTV फुटेज हैं जो फैज़ाबाद बस अड्डे की हैं इस्लामाबाद में।
बकौल मुलजिमा सौमिया आसिम के कि वो खुद जो है वो गाड़ी में छोड़ के आई थी इस बस अड्डे पर, 2.5 से 3 घंटे जो है वो वहाँ रही थी, और उनके मुताबिक जो बच्ची थी वो बिल्कुल ठीक हालत में थी, और जब हैंड ओवर किया माँ को तो तब भी बिल्कुल ठीक हालत में थी। ये जो CCTV फुटेज अदालत में दिखाई गई हैं, ये उस जो बस अड्डा है उसकी CCTV फुटेज हैं। अच्छा, वो क्या कहती हैं, कब उन्होंने हैंड ओवर किया था? ये मामला हम अगस्त की 8 तारीख को ये बात कर रहे हैं, 9 तारीख को 8 को, ये कब हैंड ओवर किया था उन्होंने बच्ची को? देखिए, बकौल उनके 23 जुलाई को जो वो हैंड ओवर किया था, और ये 8 से 9:30 बजे के बीच। चलिए, अब तो ये मजीद तफ्तीश में बात सामने आएगी। बहुत शुक्रिया आपका अरफा, हमारे साथ मौजूद थे। और 23 जुलाई को अगर हैंड ओवर किया था, और हमारे साथ जो इनके डॉक्टर के बोर्ड के हेड जब हमें बता रहे थे इसकी इंजरीज की तफसील, तो उन्होंने कहा था ये महीनों पुरानी भी कुछ इंजरीज हैं। सो 23 जुलाई वाज लाइक yesterday. Well, none of these cases are as clear cut as they sound, ये तो हमें पता ही है, लेकिन बहुत सी चीज़ें आप प्रूव करनी पड़ेंगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि आप क्यों बच्चे की कफालत कर रहे हैं? कोई आपका रिलेशनशिप है, मतलब आप क्यों रख रहे हैं अपने घर में, जब आपको पता है कि इसका कोई और तासुर भी दिया जा सकता है कि आपकी मुलाजमत में है, यू आर अ जज योर सेल्फ, मतलब ऑब्वियसली घर तो वही था ना, जज का घर था, तो ये तो किसी तरीके से भी ली जाएगी बात कि अंडर एज आपने एम्प्लॉयमेंट दी हुई है बच्ची को। सबसे बड़ी तौजी यही होती है ऐसी फैमिलीज़ के पास कि भाई हम तो इनका ख्याल कर रहे हैं, लेकिन अब ये छोड़ देंगे। नहीं तो फिर जाएं, कौम के बच्चों का भी ख्याल रख लें, बट एनीवे बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी व्हेन द केस स्टार्ट्स। ये एक्सप्लेनेशन आपको बताएं, बट इट डजंट मेक सेंस इन दिस डे एंड एज। भाई हम किसकी तारीफ करें? हम ऑब्वियसली उनकी तारीफ करेंगे जो हमें बहुत पसंद है। किंग ऑफ ड्राइव, हमारे कप्तान बाबर आजम। एक और शानदार इनिंग इन्होंने खेली है अपने टी20 करियर की। सेंचुरियों की तादाद अब कर ली है 10। लंका प्रीमियर लीग में एक्चुअली बाबर आजम ने शानदार ये वाली सेंचुरी स्कोर की है। कोलंबो स्ट्राइकर्स की नुमाइंदगी कर रहे थे और गाल टाइटंस के खिलाफ इन्होंने करियर की 10वीं सेंचुरी बनाई है। 59 गेंदों पर कितने रन बनाए हैं? 104 उन्होंने रन्स बनाए, 5 छक्के 8 चौके भी लगाए। बाबर आजम टी20 में 10 सेंचुरियां बनाने वाले एशिया के पहले और दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हो चुके हैं। और उसके बाद फिर वो जब स्टैंड्स में गए ना, तो ऑडियंस को देखें अब्दुल्ला, एक तो पिंक में बहुत अच्छे लग रहे थे, और फिर स्टैंड्स को फैंस को डिसअपॉइंट नहीं किया, एंड ही गेव ऑटोग्राफ्स। ही इज सो नाइस, बहुत अच्छे। इसी पे बस जी, अगले घंटे में मिलेंगे। वेलकम बैक जी। अब भाई सीन ये है कि नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों और इस मुताल्लिक बहुत बात हो रही है। बहुत से इससे सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ भी देती रही हैं। इशू खासा ठीक ठाक बना रहा है, पॉलिटिकल इशू इसको बनाया हुआ है, सियासत हो रही है, लेकिन जो एक्चुअली ये हमारे सर्वाइवल का इशू है जिस पहलू पर कोई गौर नहीं कर रहा ना, वो ये है कि हमारी आबादी पहुँच किधर गई है और हम इसको रोकने के लिए, इस पर बंद बांधने के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इस सिलसिले में कोई सियासी जमात अपने मंशूर में इस पॉलिसी पर काम नहीं कर रही है, ना कोई आइडियाज दे रही है कि वी अंडर काउंटिंग हो रही है इन सर्टेन एरियाज एंड ऑल दैट। मतलब देखो जरा फिगर क्या पहुंच गया। अंडर काउंटिंग के इल्जामात के बावजूद हम पहुंच गए हैं माशाल्लाह 24,14,99,431 तक। और सर्टनली इसमें कुछ इश्यूज होंगे और कराची की आबादी आपको देख के ही पता लग जाता है कि इससे कहीं ज्यादा है, जितनी अल्टीमेटली दोबारा भी डिसाइड की जाएगी आफ्टर टॉकिंग अबाउट। जस्ट इमेजिन दिस फिगर, 24 करोड़। मतलब वैसे खाने के लाले पड़े हुए हैं पाकिस्तान में, हर मसला, बीमारियां, हर चीज़ आप ले लें, इकोनॉमी ले लें, हर चीज़ कनेक्टेड टू द नंबर ऑफ पीपल, आबादी से कनेक्टेड है। और हमारी पॉपुलेशन बॉम्ब जो हुआ वो एक्सप्लोजन उसकी वजह से है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आबादी के इस खौफनाक सैलाब के आगे हर सूरत जो है वो बांधना होगा, वरना ये सैलाब पाकिस्तान के बच्चे कुचे जो वसाइल है ना उनको भी दबा कर देगा। ये तो और जो हमारी ग्रोथ रेट है ना 2.55 है, सो इट इज ओनली एक्सपेंडिंग मोर। इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो गुलकार भी हैं और आर्टिस्ट हैं, लेकिन इन मौज़ूआत पर इनकी आवाज़ मानी रखती है। ब्रांड एम्बेसडर पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग शहजाद रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, हमें पता तो था लेकिन अब फिगर्स जो हैं वो सामने आ गए हैं, तो और ज़्यादा मतलब ये बात वेरीफाई हो गई है कि वी आर आउट ऑफ कंट्रोल। और ये समझ नहीं आता, सेंस हमने पहले ही तमीद बांध दी है सेंस की। लेकिन शहजाद, जोक्स असाइड,
ये बात कोई समझेगा क्या? हम आवाम समझेंगे कि अगर इस चीज़ को ना रोका गया तो देयर इज़ नो स्टॉपिंग इट और हमारे वसाइल बड़ी क्विकली डिप्लीट हो रहे हैं? देखिए ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है और मैं तो क्योंकि जब नहीं भी था पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग का एम्बेसडर, मैं जब से हम ये बात कर ही रहे हैं अपनी एजुकेशन रिफॉर्म्स के ज़रिए, लेकिन ये जो आबादी अभी की गई है, सेंसस जो किया गया, इसमें आई एम श्योर और बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें नहीं आ पाए होंगे, बट आपको पता है कराची में लाखों की तादाद में बिहारी है और लाखों की तादाद में अफगान हैं जिनके बच्चों के एडमिशन्स स्कूल के अंदर नहीं होते हैं क्योंकि उनके माँ बाप के पास कोई बेफॉर्म कोई ID कार्ड वगैरह नहीं होते, तो वो तो चले है ही नहीं, उनको तो आपने काउंट ही नहीं किया बिकॉज उनके पास शनाख्ती कार्ड है ही नहीं। फिर आप ये देखें कि हुकूमत के पास इंसेंटिव क्या है ये करने की। जिस सूबे की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी उसको सबसे ज्यादा बजट बनता है, पॉपुलेशन की बेस पर पैसा बनता है। ये NFC तो चले अच्छी बात हुई होगी, तो आप मुझे बताएं कि किसी भी MNA MPA पॉलिटिशियन के पास इंसेंटिव क्या है कि वो करे। हाँ, अच्छे जश्न में अच्छी नीयत के साथ कुछ लोग, कुछ पॉलिटिशियन जरूर हैं जो एफर्ट करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि ये मसला बेहतर हो, लेकिन जनरली एज टोटलिटी में आप देखें तो इंसेंटिव क्या है हुकूमत के पास? ना उनके जितना बलूचिस्तान, पंजाब, जिसकी भी आबादी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी उसको सबसे ज़्यादा हुकूमत की तरफ से पैसे मिलेंगे उस सूबे को, और बाकी लोगों को तो मिल नहीं दे रहे। तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन। मेरी बात सुनिए, कोई नेशनल इंटरेस्ट भी तो होता है। चले हम एक फ़लाँ ज़िले या फ़लाँ शहर के MNA या MPA या इस हल्के की नुमाइंदगी करने वाले से हम बहुत ज़्यादा नया एक्सपेक्ट करें, लेकिन ऊपर की सतह पर, वज़राए आज़म की सतह पर, नेशनल पॉलिसी मेकिंग की सतह पर भी आपको लगता है कोई, आप तो चूँकि ज़ाहिर है स्टार हैं, लोग आपसे राब्ते में भी रहते हैं इस मौजू को लेके, आज तक किसी ने गुज़श्ता चंद सालों या चंद महीनों में आपसे रब्ता किया कि शहजाद प्लीज़ गिव अस योर इनपुट, हमें कुछ सीरियस काम करना है बिकॉज ये तो हमारा टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है? देखिए बिल्कुल, अभी आज से कुछ चंद दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक CCI, इससे पहले भी हुई थी जब आज से 2 साल पहले, और मैं बल्कि मैंने वहाँ परफॉर्म भी किया, हमने बात भी की वहाँ पर और सारे स्टेक होल्डर्स थे वहाँ पर। और अभी कुछ 1 महीना पहले दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ही हुआ, मैंने परफॉर्म किया वहाँ पर दोबारा, पूरा उस पर गुफ्तगू हुई, डिबेट हुई। तो ये CCI की तो सारी रिकमेंडेशन सब कुछ हो चुका हुआ है, अब तो सिर्फ इन चीज़ों पे अमल करना है। तो ना सिर्फ हुकूमत बल्कि हमारी जो कोर्ट हैं, जो सुपीरियर जुडिशरी है, वो सारे जजेस, मोस्ट ऑफ जो जजेस थे वो थे वहाँ पर, हमारे पैनल पे जजेस थे, मेरे साथ उस पर थे। सो सब जगह बात हो रही है, बट लेकिन देखें ना, सीरियसनेस तो जब नजर आएगी जो सबसे ज्यादा डुएबल चीज है आप वो कर रहे हैं। देखिए इस मुल्क के अंदर कहते ये हैं कि 30%, एक तो है अवेयरनेस बताना और बहुत सारी चीजें हैं, बट आप देखें जिन कपल्स की शादी होती है, जो उनमें से 30%, आई थिंक मैं नंबर 30-40% से ज्यादा जो है वो चाहते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करें, यानी फैमिली प्लानिंग करें, बट उनके पास एक्सेस नहीं, उनको मिलता नहीं। उनको हमने कन्विंस नहीं करना, वो तो चाह रहे हैं कि हम फैमिली प्लानिंग करें, लेकिन उनके पास एक्सेस नहीं है। तो हुकूमत को तो कल सुबह चाहिए कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के जितने भी तरीक़ेकार हैं, मल्टीपल हैं इसके अंदर, वो सारे फ्री अवेलेबल करें पूरे मुल्क के अंदर। अगर यही हो जाएगा तो आप 30% जो शादियां हो रही है उसके अंदर जो बच्चे 30-40% के अंदर, उसको आप फौरन से मैनेज करना शुरू करें। अच्छा, ये हम क्यों नहीं कर रहे? ये जी शहजाद, ये आपने हमें पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि देयर इज़ अ विलिंगनेस, जो करना चाहते हैं प्लानिंग, लेकिन रिसोर्सेज कम है। बिल्कुल यू आर राइट है, झिझक भी है, उस तरह से अवेलेबिलिटी भी नहीं है, झिझक इज द और वर्ड, गुर्बत भी है, लेकिन अवेयरनेस है कि देयर आर वेज टू एक्चुअली कर्टेल इट। हाउ अबाउट इंसेंटिव कि किसी की शादी हुई है और बच्चे लिटरली 2 से ज़्यादा ना हो, उसका कोई इंसेंटिव डाल दिया जाए, ना सिर्फ कि जी 10-10 बच्चे होते हैं, हुकूमत को वैसे ही मदद करनी पड़ जाए। ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती कि यू नो यू कैप इट एट 2 एंड यू आर गिवन सम इंसेंटिव? देखिए बहुत सारे मॉडल्स हैं दुनिया में। चाइना मॉडल है जिसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी मॉडर्न मुल्क जो है वो उसको नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार, बल्कि आपको पता है यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल कहना गलत है। पॉपुलेशन मैनेजमेंट का वर्ड इंट्रोड्यूस किया है बहुत सालों पहले कि पॉपुलेशन कंट्रोल, बिकॉज आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी के ऊपर कि वो पॉपुलेशन, वो फैमिली प्लानिंग करे। बट मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि
आपने बहुत अच्छी बात की है कि चले इंसेंटिव दे दें, रोके ना, आप इंसेंटिव दे दें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमने तो अभी कुछ अरसा पहले नादरा के चेयरमैन जो थे, मैंने पर्सनली अभी जो चेयरमैन है उनसे बात की, हम सारी चीज़ें कर चुके हुए थे। NCMNH एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ कोर्स बनाया। उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ कोर्स के अंदर बेशक आप पढ़े लिखे हो ना हो, गांव में हो, शहर में हो, कंप्यूटर के आगे आपको बैठ कर या अपने फ़ोन पर मियाँ बीवी जो भी शादी करने वाले होंगे, मियाँ बीवी बनने वाले होंगे, उनको फॉर्म फिल करना ज़रूरी होगा। जब वो भर लेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि बच्चों की स्पेसिंग में क्या करना है, माँ की हेल्थ के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, बच्चे की हेल्थ के बारे में, ये तमाम चीज़ें माँ बाप को हो जाएगी, फिर वो शादी करें। इट्स जस्ट लाइक कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें बेसिक एजुकेशन भी चाहिए होगी जी। उसके अंदर अगर आप बेसिक एजुकेशन अगर आप सपोज करें पढ़ भी नहीं सकते तो एटलीस्ट आपको बताएगा कि वो हेल्थ कोर्स के जरिए आपको आवाज़ के थ्रू वैसे ही पता चलेगा कि आप क्या क्या चीज़ें करें माँ बाप को। एटलीस्ट जब शादी हो तो वो अवेयर हो। लेकिन आप ये देखें कि हमने कहा था कि नादरा के साथ अभी आपका निकाहनामा जो है वो यूनियन काउंसिल में रजिस्टर होता है। हमने कहा था कि अब ये जो है ये प्रपोजल ही मैंने दिया था कि अब ये नादरा में हो, और अगर नादरा में अगर ये आपका निकाहनामा रजिस्टर नहीं होता और आप ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कोर्स किए बगैर शादी कर लेते हैं तो आपको वैसे ही मसले होना शुरू होंगे जैसे आपकी सिम कार्ड पर होते हैं। आपकी सिम कार्ड अगर आप नहीं रजिस्टर कराते तो ब्लॉक हो जाती है, इशू होता है, वो इशू होता है आईडी का। ये सब कुछ हुआ हुआ है इसके ऊपर, अचानक से रुक गया है। सो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इतनी सारी चीजें मुझे होप नजर आती है हुकूमत में कभी कभी और फिर वो रुक जाती है। तो पॉपुलेशन मैनेजमेंट के अंदर कहीं तो है जो चीजों को रोकते हैं। I don't know what's the issue। अच्छा शहजाद, एक बात बताएं, हम शहरों में बैठे हुए हैं बड़े बड़े, अगर हम इस टॉपिक पे बात भी करते हैं, ऑन टीवी हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपस में घर में भी अगर बात कर लें तो शर्म का वो लेवल नहीं होता। दिस कैन बी स्पोकन अबाउट, नो प्रॉब्लम। आप काफ़ी ट्रैवल करते हैं, अंदरून सिंध भी जाते हैं, पंजाब भी फिरते हैं, KP भी गए हैं, बलोचिस्तान। आर पीपल विलिंग टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन, द जनरल पब्लिक? क्योंकि जहां हम अवेयरनेस की बात करते हैं हम ये अज्यूम करते हैं कि अब इस पे इतनी दिहाइयों से इतनी बात हो रही है तो लोगों को पता ही होगा, लोगों को एटलीस्ट पता तो होगा कि हाँ जी ये सब कुछ है। एटलीस्ट वो जो शर्म एसोसिएटेड होती है विद अ टॉपिक लाइक दिस, अब शहरों में देखें तो वो अब इतनी रही नहीं है और ना ही होनी भी चाहिए। दिस इज इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन वेयर एवर यू गो, आपको लगता है कि पीपल आर ओपन टू हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन नाउ? देखिए, कंजर्वेटिव सोसाइटी है हमारी, और ख़ास तौर पे बच्चियों से और बच्चों से और यंग एज में शादियां होती हैं, अंडर एज का लॉ लाया गया, उसके बावजूद शादी होंगी। तो देखिए ये मसला तो ज़रूर है कि इतनी बातचीत नहीं होती है उस तरीके से। बट आप ये देखिए अवेयरनेस के लिए हमने क्या किया, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के जो ऐड हैं वो कह तो रहे हैं कि अलाउड है, आप देखते हैं कभी ये बैन हो गए थे 2016 के अंदर। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बट कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऐड बैन किए हुए। फैमिली प्लानिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है उसको बैन किया हुआ टीवी के ऊपर। और अगर अलाउ भी किया हुआ, और मुझे नहीं पता कि पैमरा ने भी अलाउ किया, हो सकता है पैमरा ने अलाउ कर दिया हो तो कर दिया, तो आ क्यों नहीं रहे? तो यानी उस ऐड बनाने को इतना उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया होगा कि वो बताएंगे कैसे कभी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप यूज करना है फैमिली प्लानिंग, तो वो ऐड किधर है, वो ऐड क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल जीरो। तो इसका मतलब तो ये है कि हम जो बेसिक चीजें हैं वो भी नहीं कर रहे। तो लोग अक्सर, यस बात आप ठीक कह रही है, बहुत कम बात होती है कि शहर में ज्यादा होती है। अब मैं आपको बताऊं, आपकी टीवी पर मैंने एक शो किया था चल पड़ा, उसमें एक बंदे के 21 बच्चे थे, वो अपने बच्चों के नाम भूल गया बताते कि इसका ये थे। तो मैंने उनसे पूछा, उसने कहा मुझे फैमिली प्लानिंग का कुछ पता ही नहीं था। कहता अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ये ना था, क्योंकि मैं अगर एक शलवार कमीज लेता हूँ बच्चे के लिए तो मुझे 21 लेना पड़ेगा आपके। तो ही शायद कि मुझे पता होता मैं नहीं करता। तो इस तरह देखें, जो लोग इसके खिलाफ भी है ना फैमिली प्लानिंग के, बहुत कम लोग, मेरा नहीं ख्याल इस मुल्क के अंदर ज्यादा लोग इसके खिलाफ है, ज्यादा ये बड़ा मसला नहीं है। एक शख्स जो बहुत खिलाफ थे इसके, मैंने उनसे बात की कि आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा 3 बच्चे। मैंने कहा कितने साल हो गए आपकी शादी को? उन्होंने कहा 25। तो मैंने कहा आप भी तो कोई फैमिली प्लानिंग कर ही रहे ना, तो आपके 25 साल 3 बच्चे कैसे? तो देखिए जी सॉरी एग्जैक्टली शायद मतलब खिलाफ होना या इसके फौर होना उन बहुत से लोगों की पॉलिटिकल और अदरवाइज उनकी रीजंस होती हैं, बट अवेयरनेस है। सर्टनली लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से अपनी फैमिली को प्लान कर सकते हैं। हमें थोड़े से खोल कर ये पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है। सिर्फ ये पैगाम दे देना कि बाप दोस्त भी तो हो सकता है, तो फलां ढमका भी तो हो सकता है, तो भाई बताओ ना बाप क्या बता रहा है। अगर दोस्त है तो दोस्त तो मेरा ख्याल है कि पैगाम भी पहुंचा दें, और मीडिया के जरिए भी ये पैगाम पहुंचाया जा सकता है कि भाई देखिए आप लोगों के जरिए तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं, पहली बात तो आप
प्रेशर डालें कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऐड खुलें, फैमिली प्लानिंग के ऐड दोबारा कमर्शियल चलना शुरू हों। ये क्यों नहीं चल रहे? अगर अलाउड है तो फिर भी क्यों नहीं चल रहे? बिकॉज मेरा नहीं ख्याल अलाउड है, ये 2016 में बैन हो गए थे। राइट। उसके बाद नादरा के साथ निकाह रजिस्टर होना शुरू हो ताकि नए यंग लोग जो शादी करते हैं उनको एटलीस्ट पता तो हो कि माँ बच्चे की हेल्थ होती क्या है, करना क्या होता है। इतनी सारी चीज़ें बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता होता। तो ये दो चीज़ें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप लोग शो करते हैं प्लीज़ ये दोनों बात उठाएं ताकि नादरा के साथ रजिस्ट्रेशन शुरू हो, निकाह की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कोर्स आए, और दूसरा ये कि कॉन्सेप्ट और साथ साथ वो सेंस भी निकले जब यंग लोगों की शादी हो रही होती है। इवन आपको हमारे यहाँ तो टीनेज में भी शादी हो जाती है, तो एक अजम्पशन ना हो कि जी शादी हो रही है, बच्चे तो होने ही होने हैं, और शायद शादी ही इसलिए हो रही है कि बस बच्चे ही बच्चे होने हैं। तो उसमें आपकी से होनी चाहिए। हैव अ लिटिल बिट ऑफ, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, कंट्रोल इस डिसीजन मेकिंग में। अब ये अवेयरनेस देना, ये शऊर और ये हिम्मत देना यंग लोगों में। और आप अपने पहले बच्चे की डिलीवरी के लिए अस्पताल तो या किसी दाई के पास तो जाते होंगे ना, यूजुअली मोस्टली डॉक्टर्स ही या अस्पताल वाले या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाले आपको गाइड कर देते हैं कि आप किस तरह से अपनी आबादी को या अपनी फैमिली को इस मौके पर कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शहजाद फॉर बीइंग विद अस। और ये टॉपिक तो ऐसा है, और माइक्रो लेवल पे सोचे ना, एक घर में कम लोग होंगे तो आप उनकी बेहतर टेक केयर कर सकते हैं, स्कूल भेज सकते हैं, कॉलेज में आप एक ड्रीम कर सकते हैं उनके लिए। अब 21 होंगे तो क्या आपने मतलब बेसिक्स ही देने में ही आपका तो सारे रिसोर्सेज बेसिकली हम ये नहीं कह रहे कि आप 2 बच्चे करें या 3 बच्चे, आप जितने बच्चों को आपके ख्याल में एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं जिसमें खुराक, अच्छी तालीम और आपका वक्त है, लेकिन तो उसमें भी उस तरह से अगर आप 10 को भी दे सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 करें। बट डोंट बी सो ग्रीडी अबाउट इट। वैल्यू करें, 2-4 बच्चे काफ़ी होते हैं एंड उन्हीं पे अपनी सारी रिसोर्सेज लगाएं। और अगर आपके रिसोर्सेज कम हैं तो एक भी बहुत है और 2 तो बहुत ही हैं। मतलब लोगों को तो नहीं भी होते बहुत से लोगों के। अभी हम आगे बढ़ेंगे और क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2 माह से भी कम वक्त रह गया है, लेकिन भारत के अंदरूनी मामलात बड़े पेचीदा हैं कि अब तक मैचेस के स्केड्यूल में तब्दीलियां जा रही हैं। आपको पता है भाई, मैच के टिकट्स की फ़रोख्त भी शुरू नहीं हो सकी है, स्केड्यूल में बार बार तब्दीलियों पर ICC भी परेशान है। हम जाना चाहते हैं मैच देखने के लिए, हमें नहीं पता कि कैसे करना है क्या नहीं करना। कई मुल्कों के बोर्ड्स भी भारतीय बोर्ड के इकदाम से खुश नहीं हैं। उधर वर्ल्ड कप से पहले PCB ने साबिक कप्तान इंज़माम उल हक को कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया है। इंज़माम उल हक वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए टीम मुंतखब करेंगे और पहला हदफ अफगानिस्तान से सीरीज के लिए स्क्वाड का सिलेक्शन होगा। वेरी नाइस। इंज़माम उल हक 2016 में भी चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं, आपको याद दिला दें, और उनकी मुंतखब टीम ने 2017 में सरफराज अहमद की क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। दिस इज़ जस्ट एज अ रिमाइंडर, हम आपको बता दें। उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लेंगे ये इंडिया में हो क्या रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप क्रिकेट में 2 महीने रह गए हैं, से भी कम रह गए हैं एक्चुअली, और इंडिया से स्केड्यूल ही नहीं फाइनल होके दे रहा। तो ICC और दीगर बोर्ड्स भी बड़े ऑब्वियसली खुश नहीं है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर। तो आप समझते हैं कि स्केड्यूल में ताख़ीर एक सीरियस इशू है, या फिर ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो जाती होती हैं और आप वो डिसाइड करेंगे तो बेहतरीन तरीके से काम होगा? देखिए, ये बोर्ड के जो मामला तो होते हैं, हर बंदे की अपनी सोच होती है, और आपको पता है इंडिया हमेशा डोमिनेट करता है इन चीज़ों में, और डेफिनेटली ICC का जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ होता है। तो ये कि हो जाएगा, इसमें खास राय देना मैं समझता नहीं, क्योंकि बोर्ड के मामला बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अच्छा रज़ाक भाई, पाकिस्तान ने भी आपको पता ही है इंडिया जाना है, ये फैसला तो हो चुका है। इंडिया जो टीम जाएगी वो इंज़माम उल हक साहब ने सेलेक्ट करनी है। अब इंडियन पिचेस को देखते हुए आपकी नज़र में पाकिस्तान को बॉलिंग अटैक में स्पिनर्स ज़्यादा रखने पड़ेंगे या जो हमारा हैवी ड्यूटी फास्ट बॉलिंग लाइनअप है वही मुनासिब रहेगा? देखिए, जब पाकिस्तान की टीम बनती है, जो भी इंटरनेशनल टीम बनती है, तो उसमें हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। स्पिनर्स भी अच्छे होने चाहिए, फास्ट बॉलर भी अच्छे होने चाहिए, और ये टीम इसलिए पाकिस्तान की टीम बनती है और इंटरनेशनल टीम इसलिए इसे कहते हैं। और इन चीज़ों को तो अब मैं समझता हूँ इन चीज़ों पर बहस करनी नहीं चाहिए और ना इन चीज़ों पर देखना चाहिए। सबको पता है कि इंडिया की पिचेस कैसी हैं और वहाँ पे स्पिनर डोमिनेट करते हैं, और अगर थोड़ा सा अगर पिच डेड हो तो रिवर्स स्विंग होने के चांसेस भी हैं। हर चीज़ होनी चाहिए, जैसी पिच है उसके मुताबिक आपको टीम खिलानी चाहिए।
अच्छा ये भी बताएं, और हम हमेशा क्यूरियस होते हैं कि एक सिलेक्टर के लिए ये चैलेंज भी अहम होता है कि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के लिए जो भी खिलाड़ी हो सिलेक्ट किए जाएं वो प्रेशर हैंडल करने का तजुर्बा रखते हो, या उन खिलाड़ियों को जो तजुर्बाकार हो या ना हो लेकिन फॉर्म में ज़रूर हो। तो आपकी अगर चॉइस हो पर्सनल तो आप वेयर वुड यू गो? डेफिनेटली जितनी भी तैयारी होती है 3-4 साल लगते हैं, उसमें से वर्ल्ड कप के लिए तैयारी होती है। और पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान में हर सीरीज को बड़ा जितनी भी सीरीज होती है उनको बड़ा सीरियस लिया जाता है कि कोई हार ना जाए। तो हमारा जब सोच ही यही होगी कि ये हम हार ना जाए तो फिर प्लेयर डेवलप नहीं होते। अगर आपकी ये सोच हो कि आपने प्लेयर को डेवलप करना है, पॉलिश करना है, उसके बाद फिर जो वर्ल्ड कप आ रहे हैं उसमें उनको मौका देना है, तो ये जो इंटेंट होती है वो लेके आनी पड़ेगी। फिर से प्लेयर्स में भी कॉन्फिडेंस आता है। और जैसा कि अभी पिछले 1-2 सालों से सेम टीम खेल रही है, तो ये बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। और वो प्रेशर हैंडल करना भी समझते हैं कि वो किस तरह हैंडल कर सकते हैं और प्रेशर में किस तरह परफॉर्म करना है। और वर्ल्ड कप का एक अपना एक नाम होता है, अपना एक प्रेशर होता है और बहुत ही सीरियस क्रिकेट होती है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रज़ाक, थैंक यू। अभी अच्छा ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले आपको पता है कि आजकल एक एडवाइजरी स्टार्ट हुई हुई दिल का रिश्ता की फैमिली एंड मैरिज काउंसलर्स एडवाइस दे रही हैं बहुत से जिनके रिश्ते हो रहे हैं, जिनकी नई नई शादियां हुई हैं। तो एक जो कहा जाता है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम्स हो मियां बीवी में, जी बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमेशा ऐसा होता नहीं है। अच्छा कोई मेजर इश्यूज हो ना मियाँ बीवी में, तो बच्चा हो जाए, एक हो जाए तो भी हल नहीं होते, एक के बाद ये कहा जाता है दूसरा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, तो भी हल नहीं होते। हल्की फुल्के मामलात अगर चल रहे हो तो शायद बेहतरी आ जाए। लेकिन ये कितनी कुछ जादू टाइप बात है ना कि ऐसे बच्चा आएगा तो वो कोई हल लेके आ रहा है। यूज योर हेड, वो मसाइल बढ़ाएगा। मैरिज काउंसलर क्या कह रही हैं ये, और बच्चा भी सफर करेगा। और हम फिर ब्रेक लेंगे। बच्चे पैदा करने से शादी के मसले मसाइल कम नहीं हो जाते, बल्कि बहुत दफ़ा मुश्किलात बढ़ जाती हैं। एक कपल जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहस हो रही है, इत्तेफाक नहीं है, अगर वो बच्चे भी पैदा कर लेंगे तो उनकी ज़िंदगी में और मुश्किलात आ जाएंगी। ये सोच रखना कि बच्चे पैदा करने से रिलेशनशिप में खुशी आ जाएगी एक गलत फहमी है, क्योंकि रिलेशनशिप तो आपस में ख़ुद ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है। बच्चे अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, जो कई दफ़ा कपल्स कोप नहीं कर पाते क्योंकि उनका आपस में इत्तेफाक नहीं होता। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कपल आपस में अपने रिलेशनशिप को मजबूत करे, अपने डिफरेंसेस पे काम करे, एक दूसरे की बात को समझें और फिर कपल से पेरेंट्स बनें। अच्छा आप लोगों को पता है कि K2 को खूनखार पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है और हर साल दुनिया भर से तजुर्बाकार कोपैमा K2 सर करने पाकिस्तान आते हैं, लेकिन वहाँ का सख्त मौसम और दुश्वार ट्रैक जो है वो कोपैमाओं के लिए चैलेंज समझा जाता है। इनफैक्ट दिस इज इवन मोर डिफिकल्ट एवरेस्ट। अ लॉट ऑफ पीपल से दैट जो ऊपर नीचे होके आए हैं, वहाँ नागा पर्वत हो गया, ये बड़ी मुश्किल पीक्स हैं। अब तक सैकड़ों कोपैमाओं की जान जा चुकी है। रवां सीजन एक्चुअली अब तक 90 से ज़ायद गैर मुल्की कोपैमा K2 सर कर चुके हैं, लेकिन 28 जुलाई अभी K2 पर एक अफसोसनाक हादसे में मकामी पोर्टर मोहम्मद हसन जान की बाजी हार गए। कोपैमाओं को चोटी तक पहुंचाने में पोर्टर्स का शेरपाज का बड़ा अहम किरदार होता है, जो इतने हाई एल्टीट्यूड पर अपनी कमर पर 40-40 किलो वजनी सामान उठाकर चलते हैं। पहाड़ पर चढ़ने के दौरान गाइड्स का किरदार भी निभाते हैं। ये पोर्टर्स ही होते हैं एक्चुअली जो कोपैमाओं को चोटियाँ सर कराने में मदद देते हैं। ख़ुद उनके पास एट टाइम्स मतलूबा तादाद भी नहीं होती उस गियर की जो इनको चाहिए होता है, महंगे औजार वगैरह भी नहीं होते। लो एल्टीट्यूड वालों के पास तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होता, हाई एल्टीट्यूड पर फिर भी ज़रूरी होती है, सामान भी उठाया होता है। तो इन्हीं अनसंग हीरोज़ के बारे में बात करने के लिए हमने अपनी एक कौमी हीरो नायला कियानी को दावत दी है। नायला थैंक यू सो मच। जिनकी अपनी अचीवमेंट्स को हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज नायला से इन लोगों के किरदार पे बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है। नायला सबसे पहले तो क्योंकि जब भी कोई अचीवमेंट होती है, आप इंसान कुछ अचीव करता है तो बाकियों को वो क्रेडिट करता है कि हु वर अ पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड ऑल दैट। तो पोर्टर्स का चूँकि कभी जिक्र नहीं होता, जब आप लोग सर कर लेते हैं कोई बहुत ऊंचा पहाड़ तो नाम सिर्फ आप लोगों का ही आता है। पोर्टर्स का किरदार क्या होता है, कहाँ तक होता है?
ओके, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान नेपाल में इनको शरपाज बोला जाता है, जो असिस्टेंट देते हैं क्लाइंबर्स को, पाकिस्तान में हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स, और मैंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट इनको ज़्यादातर गाइड्स ही बोला है अपनी पोस्ट में या जब भी कुछ बोला है। 90% ऑफ क्लाइंबर्स में जस्ट रफली गेस्टिमेट कर रही हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है वो इनके शरपाज के बगैर, गाइड्स के बगैर, and if I use the term high altitude porters, इनके बगैर क्लाइंब कर ही नहीं सकते हैं। और जो कुछ यूरोपियन क्लाइंबर्स हैं या वेस्टर्न क्लाइंबर्स हैं जो पोर्टर्स गाइड्स के असिस्टेंट के बगैर जाते हैं, ऑक्सीजन के बगैर जाते हैं, वो भी ज़्यादातर जो इनकी लगाई हुई रस्सियाँ हैं वो पकड़ के जाते हैं। तो इनका ही मेन किरदार है, इनके बगैर कोई भी या पाकिस्तान में बोल रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर जो गैर मुल्की क्लाइंबर्स आते हैं वो क्लाइंब कर ही नहीं सकते इनके असिस्टेंस के बगैर। अच्छा, तो ये बताइएगा कि टिल द टॉप, टिल द पीक ये साथ होते हैं? बिकॉज फ्रॉम व्हाट वी हैव हर्ड, और अभी हम अपने व्यूअर्स को भी बता रहे थे, सामान भी इन्होंने सारा उठाया होता है, गाइड की तरह भी एक्ट कर रहे होते हैं, मॉरल सपोर्ट भी, एग्जैक्टली मॉरल सपोर्ट भी दे रहे होंगे, क्योंकि शायद एक्चुअल क्लाइंबर से ज़्यादा ऊपर नीचे ये हुए होंगे, तो इनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा। इज़ दैट राइट? मोस्टली ये ज़्यादातर जो शर्पाज एंड गाइड्स एंड हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स हैं, ये लोग मतलब पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, वहीं पे रहते हैं, इनका ये अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम है यही है। तो यस, ये ज़्यादातर मतलब टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में एक्सपीरियंस की कमी है, पाकिस्तान में इनकी ट्रेनिंग की कमी है, और ज़्यादातर कुछ लोग ट्रेनिंग किए बगैर जस्ट बिकॉज दे स्ट्रॉन्ग, वो उनको कंपनीज हायर करके उनको ऊपर ले जाती हैं। नहीं, तो ये सही है या ये नहीं होना चाहिए? क्योंकि जाहिर है अगर किसी के पास ट्रेनिंग नहीं है तो ही इज मोर एट रिस्क देन किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे बगैर उसको ट्रेनिंग दिए ऊपर ले जाना ठीक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इस पे हम लोग 1-2 साल से काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग कुछ हुई भी है इस साल, और हम लोग इसको पूरा मतलब एल्पाइन क्लब के थ्रू जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू इसको लेके चल रहे हैं। आर्मी का एक रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर है, उसके थ्रू भी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है इसको, क्योंकि पिछले 2 सालों में माउंटेनियरिंग को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, मीडिया में भी किया गया है। तो पहले तो इस पर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन पिछले 2 साल में इसकी तरफ काफ़ी तवज्जो दी गई है, और ये बहुत अच्छा, इतने पैसे मिलते हैं नाइला इन लोगों को कि ये अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिलीज कंफर्टेबल तरीके से इनकी ज़िंदगियाँ गुजर सकें, अच्छे आसूदा हालात हों, स्कूल भी जाते हो बच्चे, इलाज मुआलजा का भी कोई मसला ना हो, घर भी छोटा सा हो पास, इतने पैसे मिल जाते हैं इन लोगों को क्या? इनको इतने पैसे मिल जाते हैं कि कुछ महीने इनके आराम से गुजर जाते हैं, लेकिन इतना मुश्किल काम है। मतलब ये आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि सब कुछ उठा के क्लाइंबर्स का अपनी जान को रिस्क में डाल के गाइड करना, और ये सबका शौक नहीं होता, कुछ मजबूरी में आते हैं। तो इनको एक तो सैलरी कम दी जाती है, और दूसरा अगर हम नेपाली से कंपेयर भी करें, नेपाली शर्पा की सैलरी इनसे आई वुड से 5 गुना ज़्यादा है। तो ये बहुत We want to have an idea क्या डॉलर, वैसे तो जितने इंटरनेशनल क्लाइंबर आते हैं डॉलर रेट ही फिक्स होना चाहिए उसूली तौर पर, तो एक डॉलर यूजुअली नेपालियों के तो डॉलर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इनको डॉलर में नहीं पाकिस्तानी रुपीस में दिया जाता है, और इनको जहाँ तक मैंने पहले सुना था, मतलब जो कंपनी इनको देती है वो 5-6 लाख तक इनको देती है एक क्लाइंब का, और फिर ये अगर समिट हो जाए तो क्लाइंबर पे खुद पे डिपेंड है कि वो कितना उनको समिट बोनस देना चाहती है, लेकिन कंपनीज पे नहीं करती, बिल्कुल भी इनको अच्छा पे नहीं करती। और एक सीजन में एक पोर्टर कितनी क्लाइंब कर सकता है एक सीजन में? पहले तो पिछले कुछ सालों तक एक करते थे, अभी जो नया जब क्लाइंबर्स ज़्यादा पीक्स कर रहे हैं एक साल में, आई वुड से कि पाकिस्तान में नेपाली शर्पा तो एक साल में 7-8 तक कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंबिंग ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में मैक्सिमम 2 कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली मोस्टली अभी भी एक ही पीक कर पाते हैं। अच्छा, बहुत ही रिस्की काम है अब तो, और ज़्यादा अगर हम समझ रहे हैं देयर हैज़ टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन, अ बॉडी दैट वर्क्स फॉर देयर बेटरमेंट। आप ये मकामी पोर्टर मोहम्मद हसन जान जो कि अभी अपनी जान की बाजी हारे हैं, आप क्या इनको जानती थी? और वैल्यू एडिशन एक पोर्टर की बताएं कि क्या एक मॉरल सपोर्ट भी होती है? डू दे टॉक टू यू ड्यूरिंग द जर्नी, पुश यू फॉरवर्ड?
कोई रिलेशनशिप कायम होती है दोनों में? तो आपने जो पहला कमेंट बोला उसकी मैं उसका जवाब दूंगी। कोई भी पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इनके लिए काम कर रही है। हम कुछ क्लाइंबर्स हैं जो कि इंडिविजुअली अपनी बेसिस पे डिफरेंट गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट के साथ और वहाँ पे जो कुछ बॉडीज़ हैं, टूरिज्म की है, CKMB है, उनके साथ काम कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं उनको कि इनकी लो अल्टीट्यूड पोर्टर्स की सैलरी हमने बढ़ाई है। उसके अलावा ट्रेनिंग्स पे काम करें, बट इट्स वेरी स्लो क्योंकि कोई गवर्नमेंट का इदारा जो वो इन्फोर्स नहीं कर रहा है। सेकेंडली मोहम्मद हसन को मैं पर्सनली नहीं जानती थी, उनको मैंने K2 बेस कैंप पे देखा था और ये लोग आई थिंक इट रियली डिपेंड्स क्योंकि जैसे मैंने बोला ये ट्रेन नहीं है, मोस्टली पाकिस्तान में ट्रेन नहीं है, तो वो लोग पर्सनालिटी पे डिपेंड है। अगर किसी की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो मॉरल सपोर्ट दें तो वो देते हैं। जैसे मेरे सबसे पहले उस्ताद थे जिनके साथ मैंने G2 की थी, ही वाज द मोस्ट एक्सपीरियंस पाकिस्तानी क्लाइंबर। मैंने उनको कभी पोर्टर बोला ही नहीं, एक्चुअली ही वाज द पोर्टर, मैं उनको गाइड या क्लाइंबर या उस्ताद ही बोलती थी। एंड उन्हीं की वजह से G2 मैं खुद कर ही नहीं पाती। मैंने जो G2 की उनकी सपोर्ट की वजह से, वेदर दैट्स टेक्निकल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट या उन्होंने जो मेरी पूरी हेल्प की, तो इट रियली डिपेंड्स कि वो किस तरह के क्लाइंबर है, कितना एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब से वो लोग बिल्कुल नाइला यही एक्चुअली हम सुनना भी चाह रहे थे कि वो कितना एक्सपीरियंस उनका होता है। एंड फॉर न्यू वंस तो डेफिनेटली बहुत सी डिपेंडेंस गाइड / पोर्टर्स पे होगी। थैंक यू नाइला। बहुत से लोग हमें सवाल कर रहे हैं कि 5-6 लाख मिलते हैं, अगर साल में एक क्लाइंब कर रहा है और 5-6 लाख रुपए उसके मिल रहे हैं तो पूरा साल उसके सहारे जिंदा रहना। आई मीन आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये कोई छोटा मोटा काम है, जान की बाजी लगा के ऊपर नीचे हो रहे हैं। इन एनी केस समथिंग टू थिंक अबाउट। ये हमने बात की है, देख लेते हैं। वेलकम बैक जी। हमने कुछ दिन पहले एक मकसूर तालिब इल्म गुजरावाला के जमशेद अली से आपकी मुलाकात कराई थी। उस्मान खलील एक्चुअली हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, उन्होंने मुलाकात कराई थी। ये देखिए, इन्होंने आर्ट्स में टॉप किया था, 1035 मेरा ख्याल है नंबर वगैरह लिए थे, मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट्स मतलब में बहुत ही ज़्यादा नंबर, टू मच हो गया था। अब अच्छी बात यह है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गुजरावाला बोर्ड के मैट्रिक इम्तहानात में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले इस मजदूर तालिब इल्म जमशेद अली की मुलाकात हुई है और इस मौके पर जमशेद अली की वालिदा और उनके मैट्रिक के उस्ताद वहीद अशरफ साहब भी और गुजरावाला बोर्ड के चेयरमैन नवीद हैदर शिराजी भी मौजूद थे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि उन्हें जमशेद अली से मिलकर बहुत खुशी हुई है। इसकी कामयाबी में जहाँ तक इसकी अपनी मेहनत और लगन शामिल है, वहीं वालिदैन और असातिज़ा की मेहनत का भी दखल है और फिर हौसला अफजाई के लिए इसे प्राइज भी दिया। आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द विजुअल्स जो हम देख रहे हैं, मतलब कहाँ से ये बच्चा कहाँ पहुँचा है। वुड ही इवन हैव थॉट कि नंबर 1 वो टॉप करेगा, दूसरा वो वजीर आज़म से मिलेगा और 10 लाख रुपए भी मिलेंगे, 10 लाख रुपए भी मिलेंगे। और महाना वजीफा इसके अलावा है, तालीमी अखराजात बर्दाश्त करेगी इसकी अब हुकूमत। मेरा ख्याल है कि ये मुकाबले का इम्तिहान पास करेगा और फिर हाँ, मतलब जिसने उस सिचुएशन में बैठ के इतनी लगन थी, उसको पता था पढ़ाई होगी तो आगे जाएंगे, कि उसने वो कर लिया तो अब तो कर ही लेगा। बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, अगर आप में लगन हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। भरी पड़ी हैं एग्जाम्पल्स। वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह।